वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इसमें डिस्कस कर रहे हैं हम अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। और आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नीट के एग्जामिनेशन हो, टीजीटी का एग्जामिनेशन हो, पीजीटी का एग्जामिनेशन हो या बीएससी का एग्जामिनेशन हो, एंट्रेंस हो, हर जगह ये पूछा जाता है, चाहे वो सीयूईटी अभी एंट्रेंस होने वाला है वहां भी। तो अर्थवर्म के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले द कोशिका ऐप अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी कीजिए। सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे, एकदम स्टेप वाइज मिलेंगे, कंप्लीट कोर्स मिलेगा जिसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं और फ्यूचर के सभी एग्जामिनेशंस को इजीली क्रैक कर सकते हैं। शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म। अर्थवर्म एक हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि बाइसेक्सुअल है, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज द सिस्टम विच प्रेजेंट इन अ सिंगल इंडिविजुअल। एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा लेस एडवांस कैरेक्टर हुआ, लेकिन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और वो थोड़े से डेवलप हैं। इसीलिए तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि एक ही बॉडी में मेल और फीमेल पाया जा रहा है, ये लेस एडवांस कैरेक्टर है एनिमल के केस में, है ना। कोई भी एनिमल हो जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में मिल जाए तो वो लेस एडवांस होगा, लेकिन यहां दोनों पाए जाते हैं और दोनों में कुछ स्पेशल बनावट जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। सो अर्थवर्म इज अ hermaphrodite that is bisexual, that is testis and ovary are present in the same individual। एक ही इंडिविजुअल में दोनों ही चीजें पाई जाती हैं, टेस्टिस एंड ओवरी। Now there are two pairs of the testis। याद रखेंगे दो पेयर, टू पेयर ऑफ द टेस्टिस कहां पे प्रेजेंट होंगे, ये लोकेशन जरूर याद करना। प्रेजेंट इन द 10th एंड 11th सेगमेंट, नोट कर लो। 10th एंड 11th सेगमेंट में कौन है? टेस्टिस। दो जोड़ी हैं, मतलब टू पेयर हैं, टू पेयर टेस्टिस, 10th 11th, 10th 11th। ओके, नाउ देयर वेसर डिफरेंसिया रन अप टू द 18th सेगमेंट। जो उनका जैसे वैसा डिफरेंस होता है ह्यूमन के टेस्टिस में भी आपने पढ़ा है, तो उनका जो वैसा डिफरेंसिया है वो 18वें सेगमेंट तक, 18th सेगमेंट तक रन करता है। और 18th सेगमेंट में फिर एक पोर बनता है, जेनाइटल पोर, जो मेल के लिए होगा, वहां से वो बाहर की ओर ओपन होता है। ठीक है, नाउ सो ध्यान से समझिएगा। देयर वैसा डिफरेंसिया रन अप टू द 18th सेगमेंट, नोट कर लेना, वेयर दे ज्वाइन प्रोस्टेटिक डक्ट। जहां 18वें सेगमेंट में प्रोस्टेटिक डक्ट को ज्वाइन कर लेता है। ओके, टू पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स, याद रखेंगे, टू पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। यहां पे ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, वन पेयर ईच। कहां पे? एक 17th में और एक 19th में। ये नहीं कि 17 18 लिख देना, 18th में ये जुड़ते हैं, लेकिन जो एसेसरी ग्लैंड है 17 नंबर में और 19 नंबर में है, 18 नंबर में नहीं है, याद रखना। सो देयर आर टू पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट, वन पेयर ईच इन 17th में एक पेयर और दूसरा पेयर 19th वाले सेगमेंट में होगा। ठीक है, एक पेयर यहां 17th में और दूसरा पेयर यहां 19th में। तो यही आपके एसेसरी क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स की बात हो रही है। ठीक है, बाकी आपको पता है कि प्रोस्टेटिक डक्ट, जो प्रोस्टेटिक डक्ट है जो यहां से निकलती है, उससे कौन जुड़ जाता है? तो आपका वैसा डिफरेंसिया आके जुड़ जाता है। कहां जुड़ जाता है? तो 18वें वाले सेगमेंट में। कहां जुड़ता है? 18वें वाले सेगमेंट में, याद रखेंगे। ओके, और यह एसेसरी ग्लैंड, पहला एसेसरी ग्लैंड 17वें वाले में, ये दूसरा एसेसरी ग्लैंड, सेकंड एसेसरी ग्लैंड 19वें वाले में। तो 17th और 19th में दो एसेसरी ग्लैंड, 18वें वाले में
क्या होता है, तो 18वें सेगमेंट में, और ध्यान से सुनिएगा, वैसा डिफरेंशिया प्रोस्टेटिक डक्ट से आके जुड़ जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट। कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट, याद रहेगा, गुड। अब यहां पे देखो ध्यान से स्ट्रक्चर, ये दो हैं, दो डक्ट हैं, ध्यान रखना, एक एक चीज यहां पे आपको ध्यान रखनी है। द कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट दैट इज वेरी डिफरेंशियल, अब वो अलग अलग रहता है। खैर, कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट ओपन्स टू द एक्सटीरियर, यानी बाहर की ओर खुलते हैं, जो उनका पोर दिखता है, बाई अ पेयर, यानी जोड़े में, बाई अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर। तो मेल जेनाइटल पोर यहां जोड़े में होगा, यानी दो छेद होंगे, ठीक है, और कहां पर होंगे, ऑन द वेंट्रोलैटरल साइड, यानी वेंट्रल साइड में होगा, वेंट्रल सरफेस की ओर होगा और थोड़ा किनारे पर होगा, तो उसको बोलते हैं वेंट्रोलैटरल साइड ऑफ 18th सेगमेंट, है ना बेटा, 18वें सेगमेंट के, कहां पे, 18वें सेगमेंट के साइड में होगा, वेंट्रोलैटरल साइड में होगा। तो आप कह सकते हैं कि मेल केचुए का जो ओपनिंग है 18वें सेगमेंट पे होता है, यानी 18 साल में मेल केचुआ जवान हो जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, दिस इज फॉर योर ट्रिक, ताकि याद रहे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नाउ 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिका। अब 4 पेयर स्पर्मेथिका क्या है, तो ऊपर आप ये देख पा रहे हो, है ना, 6, 7, 8, 9 में ये कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेथिका। ठीक, सो आइए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। सो 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिका आर लोकेटेड इन 6 to 9th सेगमेंट, 6वें से 9वें सेगमेंट तक ये चारों प्रेजेंट होते हैं। 1 पेयर इन ईच, तो आप देख पा रहे हो ना, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस, यानी हर एक सेगमेंट में 2 हैं, यानी एक एक जोड़ी है, तो स्पर्मेथिका हो गया। स्पर्मेथिका का फंक्शन क्या है, दे रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो जब कॉपुलेशन होता है, अब आप कहेंगे सर कॉपुलेशन होता है, तो भाई हाँ कॉपुलेशन होता है। तो आप कहेंगे सर कॉपुलेशन का होता है, तो बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट है, मेल भी है फीमेल भी है। अरे भाई सब्र रखो, ऐसा नहीं है, मैं मानता हूं, मैं कह भी रहा हूं, जो लिखा है वही सच है कि मेल और फीमेल जो क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन उसके बाद भी ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, यानी 2 अलग अलग केचुए चाहिए, 2 केचुए चाहिए अलग अलग, समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस फर्टिलाइज करेंगे। क्या समझ में आया कि ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बाइसेक्सुअल है। 2 मतलब यहां पे 2 इंडिविजुअल्स चाहिए, 2 इंडिविजुअल्स वे रिक्वायर्ड हियर, है ना, एंड दे क्रॉस विद ईच अदर, जक्स्टा पोजिशन पे क्रॉस करेंगे। हाँ, कॉपुलेशन होगा ही होगा, सही सुना आपने। सो स्पर्मेथिका रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग कॉपुलेशन। 1 पेयर ऑफ द ओवरीज, अब आ जाओ फीमेल की बात कर लें पहले, है ना, तो 1 पेयर ऑफ द ओवरीज इज अटैच्ड एट द इंटरसेगमेंटल सेप्टम ऑफ 12th एंड 13th सेगमेंट। 12वें और 13वें सेगमेंट के बीच में जो सेप्टम है, यानी जो लाइनिंग है, दीवार है, जैसे ये 12वां है, ये 13वां है, इनके बीच में जो लाइनिंग बनी है, इस लाइनिंग पर ओवरी प्रेजेंट होती है और एक जोड़ी होती है, 1 पेयर। क्या बच्चे, 1 पेयर। और मेल की बात करें तो, मेल की बात करिए, जल्दी बताइए, यहां पे मैंने क्या बताया था, 2 पेयर ऑफ टेस्टिस, 10वें और 11वें में, 10वें और 11वें में, ठीक है ना, 10th और 11th में, ये जो व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यही क्या है, टेस्टिस है ना, टेस्टिस सैक विद टेस्टिस यहां पर, ठीक। और 12वें और 13वें के बीच में सेप्टम पे ओवरी पाई जाती हैं, 1 पेयर ओवरी, यानी 2 ओवरी पाई जाती है। तो एक केचुए में
4 टेस्टिस और 2 ओवरी होती हैं। अब इसको पेयर में भी बदल देना, तो ओवरी 2 ही है, लेकिन सेप्टम नंबर 12 यानी जो मेटामेयर्स होते हैं ना 12 और 13 खंड जो होते हैं, तो 12वें और 13वें क्या होते हैं, जो खंड होते हैं उसके बीच वाली जो लाइन है यानी सेप्टम है उस पर प्रेजेंट होती है। ओके गुड। नाउ ओवेरियन फनल आर प्रेजेंट बीनीथ द ओवरीज। ठीक है, ओवेरियन फनल होते जिसके ऊपर ओवरी होती है, बीनीथ द ओवरी मतलब ओवरी को धारण करते हुए। ठीक, यानी ओवरी के नीचे होगी ओवेरियन फनल, जहां पे बीनीथ आ जाए मतलब नीचे होगा वो स्ट्रक्चर। ओवेरियन फनल आर प्रेजेंट बीनीथ द ओवरीज विच कंटिन्यूज इनटू द ओविडक्ट। ठीक है, ज्वाइन टुगेदर एंड ओपन ऑन द वेंट्रल साइड। यहां वेंट्रोलेटरल साइड नहीं है, साफ सुथरा वेंट्रल साइड है। ठीक, यानी फीमेल वाला ओपन कहां हो रहा है, वेंट्रल साइड में हो रहा है, याद रखना। एज अ, ये भी एक स्पेशल चीज है यहां पे कि सिंगल मीडियन फीमेल जेनेटल पोर होगी। मेल की तरह 2 जोड़ी पेयर नहीं होगा, मतलब पेयर नहीं होगा, याद रखेंगे। यहां पर सिंगल होगा, एक ही ओपनिंग होगी। समझ में आ रहा ना। और वो होगा कहां, तो 14th सेगमेंट में होगा। तो जो मिस केचुआ है, जो क्या कहते हैं फीमेल केचुआ पार्ट है ना, क्या कहते हैं उसको हिंदी, केचुआइन। ओके गुड। सो जो जेनेटल पार्ट है 14th फीमेल जेनेटल पार्ट है, या जो पोर कहते हैं जिसको, जहां से ओपनिंग होके बाहर की ओर निकलते हैं, वो बाहर की ओर मतलब एनवायरमेंट में दिखता है वो पोर। तो फीमेल जेनेटल पोर सिंगल होगा, मीडियन होगा, वेंट्रल साइड पे होगा और 14th सेगमेंट में। तो 14 साल में फीमेल केचुआ जवान होगा। और 18वें वाले में, 18th वाले में आपको पता है कि मेल जेनेटल पोर्स होते हैं, 2 होते हैं। तो 18 आप कह सकते हैं 18वें साल में मेल केचुआ जवान होगा और 14वें साल में फीमेल केचुआ। ये सिर्फ याद करने के लिए, लिख मत देना भाई ऐसे, ठीक है ना। 14 पे फीमेल है ना, और 18 पे मेल, याद रखना। समझ में आ गया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना कि फीमेल जेनेटल पोर और मेल जेनेटल पोर कितने होते हैं और किस सेगमेंट में ओपन होते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा टेस्टिस कितने होते हैं और किस किस सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओवरी कितने होते हैं और किस सेगमेंट में होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, एसेसरी ग्लैंड कितने होते हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है बच्चों। और स्पर्मीथीका किस पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं और कितने होते हैं। तो मेरे ख्याल से हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर तो मिल ही गया, ठीक है ना बेटा। ओके, अब ये जुड़ते कैसे हैं। सो अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म अकर्स बिटवीन 2 वर्म्स ड्यूरिंग मेटिंग। याद रखेंगे कि स्पर्म का आदान प्रदान करते हैं 2 केचुए जब मेटिंग करते हैं। तो यहां पर एक रियल फिगर है जो बरसात के मौसम में अक्सर आपको ऐसा मिल जाएगा देखने को, क्लिक हो गया है। तो देखिए यहां पर कॉपुलेशन हो रहा है, 2 केचुए आपस में जुड़े हुए हैं, कॉपुलेट कर रहे हैं, मेटिंग कर रहे हैं। और जो मान लीजिए कि ऊपर वाला नंबर 1 केचुआ है, नीचे वाला नंबर 2 अर्थवर्म है। तो नंबर 1 अर्थवर्म क्या करेगा कि जो मैच्योर स्पर्म है उसको ट्रांसफर कर देगा नंबर 2 में, और नंबर 2 वाला भी वही काम करेगा कि उसकी बॉडी में जो मैच्योर ओवम है, मैच्योर स्पर्म है उसको ट्रांसफर कर देगा 1 वाले में। यानी स्पर्म का आदान प्रदान होता है, स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफर किए जाते हैं और फिर वही कहां पे स्टोर हो जाते हैं, स्पर्मेथीका में। यही काम है स्पर्मेथीका का, रिसीव कर लो और फिर वहां से ट्रांसफर करो कहां पर, ओवरी के पास। आ गया समझ में। इस तरह से इनकी मेटिंग होती है और इस पोजीशन को जक्स्टा पोजीशन कहा जाता है, याद रखेंगे, है ना। ओके, नाउ वन वर्म हैज टू फाइंड अनदर वर्म एंड दे मेट जक्स्टापोजिंग। तो ये जो पोज होता है जक्स्टापोज कहलाता है। जक्स्टापोजिंग अपोजिट गोनाडल ओपनिंग, एकदम मतलब इस तरह से बोलते हैं कि गोनाडल ओपनिंग अपोजिट हो जाती है और परफेक्ट एक्सचेंज पैकेट के ही आसपास पहुंच जाते हैं।
एकदम इनकी कॉपुलेशन वैसे ही होती है ना। तो फिर से देखिए कि वन वर्म हैज टू फाइंड अनदर वर्म एंड दे मेट juxtaposing opposite gonadal openings exchanging packets of the sperm के पैकेट्स को क्या होते हैं एक्सचेंज करेंगे एंड ये जो पैकेट्स होते हैं दिस आर कॉल्ड स्पर्मेटोफोर, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोफोर्स को ये आदान प्रदान करते हैं जिसमें खूब सारे स्पर्म होते हैं और स्पर्मेथिका में जाके वो स्टोर हो जाते हैं। तो समझ में आ गया ना कि मेटिंग किस प्रकार करेंगे। अब मेटिंग करने के बाद स्पर्म पहुंच गया, स्पर्मेथिका से ट्रांसफर होकर वो ओवम में पहुंच गया, फर्टिलाइज होगा तो लाइफ साइकिल आगे बढ़ती है। छोटा सा लाइफ साइकिल भी हम यहीं पे देख लेते हैं। ओके बच्चों, मैच्योर स्पर्म एंड एग सेल्स एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड आर डिपोजिटेड इन कुकून्स, ठीक है ना। यानी जो कुकून नाम का एक स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पे एक स्ट्रक्चर बनेगा कुकून। तो कुकून में क्या होगा, कुकून में होगा मैच्योर स्पर्म। बहुत ध्यान से सुनिए, टीजीटी पीजीटी में खूब पूछा जाता है, हालांकि नीट में थोड़ा कम पूछते हैं, नीट में सेगमेंट से ज्यादा होता है, बट नीट वाले बच्चे इसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिए, कुकून के अंदर मैच्योर स्पर्म एंड एग सेल पाई जाती है, मैच्योर एग सेल पाई जाती है, मैच्योर स्पर्म एंड मैच्योर एग सेल पाई जाती है। और साथ ही साथ इस कुकून में इनके अलावा न्यूट्रिटिव फ्लूइड, भाई न्यूट्रिशन चाहिए ना, ये फर्टिलाइज करेंगे, डेवलप होंगे, बिना न्यूट्रिशन के कैसे कर सकते हैं। सो न्यूट्रिटिव फ्लूइड्स आर डिपोजिटेड इन द कुकून्स प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड सेल्स ऑफ द क्लाइटेलम, ठीक है ना। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। तो कुकून्स किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रही हैं आपको पता चला, ग्लैंड सेल्स ऑफ द क्लाइटेलम, और उसी के अंदर मैच्योर स्पर्म, एग सेल और न्यूट्रिटिव फ्लूइड्स हैं, ठीक। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर विद इन द कुकून विच आर डिपोजिटेड इन द सॉइल। यानी आप कह सकते हैं कि सॉइल के अंदर जैसे इस समय रेप्टाइल्स को देखते हैं अपने अंडे खोद खोद के अंदर छुपा देते हैं, कुछ उस तरह का। तो ऐसी हैबिट एनालिड से ही स्टार्ट हो गई है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, कुकून के अंदर, डेवलपमेंट भी कहाँ होगा, कुकून के अंदर, और कुकून कहाँ है, सॉइल के अंदर। The ova, that is egg, are fertilized by the sperm cells within the cocoon, which then slips off the worm and is deposited in one or on the soil, ठीक है ना। तो छोटे छोटे वर्म्स बनते हैं और फिर वो डिपॉजिट हो जाते हैं या तो साइल के अंदर या ऊपर। नॉर्मली छोटा छोटा भुरभुरा यानी छेद, पोरस स्ट्रक्चर होता है सॉइल में, उसी के अंदर ये पड़े रहते हैं। द कुकून्स होल्ड्स वर्म एम्ब्रियोज, और यही कुछ दिन में, लगभग 3 हफ्ते में डेवलप हो जाते हैं मैच्योर के अंदर। सो आफ्टर अबाउट 3 वीक्स ईच कुकून प्रोड्यूसेस 2 to 20 बेबीज। याद रखेंगे, हर कुकून के अंदर 2 से लेकर के 20 न्यू बेबीज का डेवलपमेंट होता है, बेबी वर्म्स, विद एन एवरेज ऑफ 4। कम से कम 4 का एवरेज तो रहेगा ही, पर 2 से लेकर 20 तक की रेंज जाती है। यहाँ कोई लार्वा नहीं होगा, डेवलपमेंट बिल्कुल डायरेक्ट होता है। अब इसी लाइफ साइकिल को यहाँ पे हम देख लेते हैं, बहुत छोटा सा है। तो ये मैच्योर वर्म हो गए, एडल्ट हो गए, एडल्ट हो गए मतलब पूरी तरह से साइज को गेन कर लिया है, सेक्सुअल ऑर्गन बन गए हैं और इनमें स्पर्म और ओवम मैच्योर हो गए हैं। अब बहुत सारे स्पर्म बन गए हैं तो 2 पार्टनर्स जब मिलते हैं तो आपस में जक्सटापोज लेते हैं और एक दूसरे के अंदर स्पर्म को ट्रांसफर कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना, स्पर्म को ट्रांसफर कर दिया। अब जब ट्रांसफर कर दिया तो यही जो क्लाइटेलम वाला हिस्सा देख रहे हैं, कुकून बनना शुरू होता है। समझ में आ रहा है ना, कुकून का प्रोडक्शन कहाँ, क्लाइटेलम वाले हिस्से में, पीछे आपने देखा। सो द स्किन ऑफ द क्लाइटेलम स्लॉग्स ऑफ, यानी कट के निकल जाती है जैसे कि सांप वगैरह में होता है, कैप्चरिंग द फर्टिलाइज्ड एग एंड क्रिएटिंग एन एग सैक, दिस इज कॉल्ड कुकून, है ना। ओके गुड, नाउ दिस इज कॉल्ड कुकून और एग केसिंग, ठीक है, या एग सैक जिसे कहते हैं। एंड इसमें क्या होते हैं, 2 से लेके 20
जो एग होते हैं वो रहते हैं, वही फर्टिलाइज होते हैं, तो 2 से लेके 20 एम्ब्रियो डेवलप होते हैं। एवरेज 4 का रहेगा ही अर्थवर्म की अगर बात करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर इनकी हैचिंग होती है, 3 हफ्ते बाद ये बाहर निकलते हैं। जब हैचिंग होती है तो शुरू में छोटे होते हैं, फिर उसके बाद ये बाहर निकलते हैं और 3 हफ्ते में ये जुवेनाइल स्टेज को पार करते हुए धीरे 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 कुछ दिन के बाद एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक छोटी सी लाइफ साइकिल है, याद रखेंगे हर एक स्टेप को, कुकून से खूब क्वेश्चन बन जाता है। तो समझ में आ गया बच्चों अर्थवर्म का रिप्रोडक्शन, और इसी के साथ अर्थवर्म की ये जो एनाटॉमी वाली पार्ट थी इसको हम फिनिश कर देते हैं। ठीक है, आइए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं कि अर्थवर्म को फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे मेक बरोज, वो खेत में छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं इन द सॉइल, जिसकी वजह से सॉइल क्या हो जाती है? पोरस हो जाती है, उसमें आसानी से ऑक्सीजन और वाटर अंदर जा पाता है और अच्छी डेवलपमेंट हो पाती है। जो क्रॉप्स प्लांट्स होते हैं कि अच्छी डेवलपमेंट हो जाती है ना। सो earthworms are called friends of the farmers because they make burrows in the soil and make it porous, which help in respiration and penetration of the developing plant roots, है ना। इसलिए इनको बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है, किसके लिए? फार्मिंग के लिए। तो फार्मर्स यानी किसानों के मित्र कहे जाते हैं, समझ गए? ओके, अब आपने वर्मी कंपोस्टिंग नाम सुना होगा, जिसमें कीड़े से खाद बनाई जाती है। कीड़े मतलब कृमि, कृमि खाद। कृमि खाद का मतलब होता है बायो कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। बायो कंपोस्ट भी इसी का एक हिस्सा है, बट वर्मी कंपोस्ट क्योंकि वर्मी है, वर्म्स हैं, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बस इसको थोड़ा टीडियस वर्क है, नॉर्मली लोगों को करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, बट बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है ये, है ना। बहुत 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 ज्यादा। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय अर्थवर्म्स, है ना। अब इसमें बहुत सारे मिक्सचर होते हैं जिसमें अर्थवर्म को डाल के हम कंपोस्ट बना लेते हैं, है ना, मिट्टी वगैरह मिला के, और बहुत सारी चीजें इसमें मिलाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग, दिस इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। ये एक छोटा सा फिगर है, देखो ये बहुत सारे इसमें और भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, साथ में सॉइल है और कुछ केचुए मिला दिए गए हैं। तो ये क्या करते हैं कि इसको खाने के बाद ब्रेक डाउन कर देते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या करते हैं? ये ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, ये जो सॉइल है बहुत सारे न्यूट्रिएंट पहुंच जाते हैं। सो दिस सॉइल बिकम न्यूट्रिएंट रिच, और ये एकदम नेचुरल मैन्योर की तरह काम करना शुरू करता है। इसीलिए वर्मी कंपोस्ट बहुत फायदेमंद होता है, बहुत ज्यादा। इसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, विद नो साइड इफेक्ट, यू कैन से दैट इट इज विद नो साइड इफेक्ट। समझ में आ गया ना वर्मी कंपोस्टिंग। अब पता ही है कि मछली का चारा बनाने के लिए भी इसका यूज होता है, तो दे ऑल्सो यूज्ड एज बाइट। बाइट मतलब चारा, है ना। चारा बनाया जाता है इन द गेम फिशिंग। मछली पकड़ने वाले जो क्या करते हैं, इसको चारे के रूप में भी प्रयोग करते हैं। सो फाइनली इसी के साथ अर्थवर्म को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता, कभी नहीं आता, कहीं से नहीं आता, इसलिए मस्त होके पढ़िए। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।